So let me draw the shapes of all the orbitals of d subshell. 5 orbitals of d subshell are dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz is dxy orbital. In this dxy orbital, the x and y axis, these are x and y axis. This is x axis and this is y axis. The double dumbbell shaped orbitals lie in between these x and y axis. इस तरह से x और y एक्सिस के बीचों बीच डबल शेप्ड ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं और dxz ऑर्बिटल में इसी तरह से डबल शेप्ड ऑर्बिटल्स and this is z axis. Similarly, the y axis and z axis, इनके बीच में डबल शेप्ड ऑर्बिटल्स इस तरह से ओरिएंटेशन होता है इनका. And the last two orbitals ये एक्सिस में होते हैं. This is a x axis and this is a y axis. x axis के along d orbitals का ओरिएंटेशन, y orbitals के along and similarly dz स्क्वायर का ओरिएंटेशन भी z एक्सिस के along होता है, यानी कि एक्सिस पर ही होता है. इस प्रकार से ये इस प्रकार से ओरिएंटेशन होता है. नाउ these 5 d orbitals of the d subshell, they do not have same kind of orientation, and the difference is that the first 3 orbitals dxy, dxz and dyz, these orbitals, these 3 orbitals lie in between the axis, these lie in between the axis, and the remaining 2 orbitals, these lie on the axis. Now what happens, हम देख रहे हैं कि तीनों
डी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन एक्सिस पर तो नहीं है, एक्सिस के ठीक बीचों बीच है, जैसे कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये दोनों ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो एक्सिस पर ही होता है। तो होता ये है कि जब अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का तो हम जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन बीचों बीच होता है और एक्स एक्सिस के कॉर्नर पर दो लिगेंड एंड द टू ligands on the corners of the y axis and the remaining two ligands on the corner of the z axis। इस प्रकार से स्पेस कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर पर लिगेंड्स होते हैं। अगर हम इसको बोर्ड पर, ऑन बोर्ड या ऑन पेपर शो करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। हमको इमेजिन करना पड़ेगा 3 डायमेंशनल पिक्चर को, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर बोर्ड पर या कॉपी पर बनाते हैं तो वो सब ऐसा लगेगा जैसे कि प्लेन में है सारे 6 लिगेंड्स। लेकिन अगर हम इनको 3 डायमेंशनली समझें तो तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट के कॉर्नर पर लिगेंड्स प्लेस्ड हैं। आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के कॉर्नर पर 2 लिगेंड, वाई एक्सिस के कॉर्नर पर 2 लिगेंड्स यहाँ पर, एंड जेड एक्सिस के कॉर्नर पर 2 लिगेंड, यानी कि 4 लिगेंड्स प्लेन पर होते हैं। चारों लिगेंड्स प्लेन पर हैं और 2 लिगेंड एक ऊपर और एक नीचे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर प्लेस्ड है। दिस इज द सिचुएशन। कहने का मतलब यह है कि लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, द कॉर्नर्स ऑफ द एक्सिस। ये पोजीशन लिगेंड्स की है और ये ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स का हम देख रहे हैं कि पहले 3 ऑर्बिटल्स they are not lying on the axis and the remaining 2 orbitals are lying on the axis. These orbitals are generally known as the region of maximum probability of finding the electron. ये जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं ये वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि ये रीजन इलेक्ट्रॉन्स वाली रीजन ही होते हैं। जब किसी भी ट्रांजिशन मेटल के डी सबशेल में कोई लिगेंड्स का अप्रोच नहीं होता तब तक तो जो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट स्टेट में होते हैं, मतलब सेम एनर्जी वाले होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं। दे आर degenerated orbitals unless and until the ligands approach them, unless and until there is a approach of the ligands. The d orbitals of the central metal ion will remain in a degenerated state so long as the ligands do not approach. जब तक लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते तब तक डी ऑर्बिटल्स, तो सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स है वो इक्वल एनर्जी में होते हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ degeneracy means they are degenerated, but when the ligands approach, the degeneracy is broken, and what happens
आप ध्यान देना कि जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो ये डीजेनरेसी स्प्लिट, ये डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। जो एक्सिस पर ओरिएंटेशन है जिन ऑर्बिटल्स का, उन ऑर्बिटल्स का और लिगेंड के बीच रिपल्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्बिटल्स आर द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स the probability of electron is maximum. Hence this will undergo the force of repulsion with the approaching ligands, because ligands are rich in electron, so there will be a repulsion between the like charges। से ये x एक्सिस है और इसी एक्सिस के तरफ पीछे से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ही अप्रोच करेंगे तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर होते हैं वो ऑर्बिटल्स आने वाले लिगेंड के साथ, जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर ही एक लिगेंड यहाँ से अप्रोच करता है, एक लिगेंड वाई एक्सिस पर अप्रोच करता है, तो एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड्स का रिपल्शन होगा। और लिगेंड्स का रिपल्शन इसलिए होगा क्योंकि लिगेंड्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन and these orbitals are also rich in electron, because orbitals are the region where probability of finding the electron is maximum. So negative charge and negative charge will repel, like charges will repel, and due to repulsion there will be an increase of energy. बाकी के जो बचे 3 ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स का हम देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन एक्सिस पर तो नहीं होता। एक्सिस पर नहीं होता तो ये अप्रोचिंग लिगेंड्स के रास्ते तो आने वाले नहीं है। दे विल नॉट कम ऑन द वे ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर तो ये मिलने वाले नहीं है। द अप्रोचिंग लिगेंड विल नॉट फाइंड एनी ऑर्बिटल on the axis, because these orbitals are not on the axis। axis पर तो ये है नहीं, तो होता ये है कि they will not interfere the formation of the bond। और हम जानते हैं कि ligands अप्रोच कर रहे हैं, ligands are negative point dipole, जैसा कि हमने पहले बताया, और सेंट्रल मेटल आयन को हमने पॉजिटिव पॉइंट डाइपोल माना, और CFT में पॉजिटिव पॉइंट डाइपोल और नेगेटिव पॉइंट डाइपोल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जिसको हम मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे कि हमने VBT में देखा था। अब ये d ऑर्बिटल्स कोई ओवरलैपिंग करने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पॉजिटिव पॉइंट डाइपोल और नेगेटिव पॉइंट डाइपोल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो होता ही है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड तो बन ही रहा, बनेगा ही। अब बॉन्ड तो फॉर्मेशन होगा, इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अप्रोचिंग लिगेंड्स विल नाउ रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्सियली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स। ये जो अप्रोचिंग लिगेंड्स हैं इनकी वजह से एक्सियली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन ये वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स से कम हो जाएगी। यानी कि जब लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं उस समय तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिकल है और सभी d ऑर्बिटल की एनर्जी उस समय बराबर है। तो उस स्टेट को कंपेयर करते हुए इनकी एनर्जी लिगेंड्स के आने के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड से।
तो सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड के कंपैरिजन में अभी अप्रोचिंग फील्ड ऑफ अभी अप्रोचिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. There will be a decrease in the energy of the dxy, dxz and dyz orbitals because these orbitals are not lying on the way of the approaching ligands. Hence there will not be any kind of repulsion. Hence they will not interfere the formation of a bond. Now, as a result of the differences of the orientation of the orbitals, there arises difference in the energies of the two different kinds of orbitals. Those orbitals which are not lying on the axis and those orbitals which are lying on the axis. In between these orbitals there arises energy difference, and as a result of the approaching ligands, the degeneracy of the d orbital breaks, and this breaking of the degeneracy of d orbital due to the approaching ligands, or we can say due to the presence of electrical field of the approaching ligand, results in the crystal field splitting, results in the crystal field splitting of the d orbitals. ये d orbitals की splitting approaching ligands की वजह से हो जाती है. d orbitals दो अलग अलग सेट में डिवाइड हो जाते हैं. एक सेट जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और दूसरे सेट जिसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं. ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, एनर्जी में डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. नाउ दिस कन्वर्शन ऑफ द degenerate orbitals into two different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligand is called as the crystal field splitting, and the energy which is required to split the two set of orbital is called as crystal field splitting energy. And if we draw the diagram of these orbitals, when these orbitals are present in the absence of ligands, degenerate orbitals. जब ये लिगेंड के एब्सेंस में थे तब इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है. पहले तो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग होती है. स्प्लिटिंग होती है 1, 2 and 3. The three orbitals the orbital of these three orbitals are decreased. मैंने कहा था इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और dx² - y² dz² की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है.
क्योंकि इनमें रिपल्शन होता है। और ये बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये रिपल्शन नहीं करते, तो लिगेंड के एब्सेंस वाली स्टेट के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज हो जाती है तो हम इनको इस तरह से शो करते हैं। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ द degenerate orbitals into 2 set of orbitals, this is called as crystal field splitting. Crystal field splitting and the difference between these two set of orbitals is indicated by delta E. दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस डेल्टा ई है। इन तीनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को dxy, dxz और dyz, इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम एक डेजिग्नेशन देते हैं T2g, यानी कि ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले, ट्रिपली मीन्स थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स इनको हम इनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दे आर डेजिग्नेटेड एज EG ऑर्बिटल्स। These are designated as EG orbitals. इनको हम EG ऑर्बिटल से इंडिकेट करते हैं। दिस इज द केस ऑफ अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात बताई है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज अ एनर्जी which leads to the conversion of the degenerate orbitals into the two set of orbitals having different energies under the influence of the electrical field of the approaching ligands. Now, if the splitting energy, crystal field splitting energy is more, we infer that the approaching ligand is a stronger ligand. अगर अप्रोचिंग लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अप्रोचिंग लिगेंड यदि वीकर होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी। तो मोर द स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, मोर द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी पॉसिबल, एंड वीकर द लिगेंड लेसर द स्प्लिटिंग, एंड द डिफरेंस ऑफ द energies of the two set of orbital is indicated by delta E. अब अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं तो d ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड आर 10। तो इस प्रकार से d ऑर्बिटल्स d सब सेल में जो टोटल सिस्टम बन सकते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन के केसेस बन सकते हैं। यानी कि D सब सेल में D1 से D10 तक पॉसिबिलिटी है, और इन्हीं D ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ पर D1, D2, D3 से इंडिकेट कर रहा हूं। D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। इस प्रकार से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो d ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। D3, D4, D5 ये जो नंबर है ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं कि इस d ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बोला d5 है, d5 मतलब d ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मैंने बोला d8 ऑर्बिटल, यानी कि d ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in D subshell और मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में और वीक लिगेंड के प्रेजेंस में अलग अलग होगा। जैसे कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है एक केस में, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस और यहां पर वीक लिगेंड वाला केस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में कितने होंगे, इन सभी सिस्टम में लेट अस फाइंड आउट। जैसे कि मैं बात करता हूं d1 ऑर्बिटल की, यानी कि d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से भी 1 होगी, वीक लिगेंड की वजह से भी 1 होगी। d2 की बात करूं तो d2 में यानी कि d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। d3 की बात करूं तो d3 में भी 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड, 1, 2, 3। सबसे पहले लेस एनर्जी के ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। अगर d3 सिस्टम है यानी कि उस d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स फिल होंगे सबसे पहले, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो। और ये लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स फिल होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 1, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। Each of these 3 orbitals will accommodate one electrons, hence the total number of unpaired electron will be 3. So in both the cases the total number of unpaired electron will remain the same. Likewise अगर मैं D4 सिस्टम की बात करता हूं और लिगेंड अगर स्ट्रॉन्गर है, जैसे ये वाला केस, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? What will be the number of electron, unpaired electron? What will be the total number of unpaired electron under the influence of strong ligand if the system is D4? D4 ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ईच ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स विल अकोमोडेट 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन। अब चौथा जो और इलेक्ट्रॉन्स होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एनर्जी बैरियर विल इज मोर डिफिकल्ट टू क्रॉस। देखिए, 2 तरह के एनर्जी बैरियर होते हैं किसी डी ऑर्बिटल सिस्टम में। एक एनर्जी बैरियर होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFEC बैरियर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बैरियर, ये वाला एनर्जी बैरियर। और एक एनर्जी बैरियर होता है पेयरिंग एनर्जी वाला बैरियर। अब स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा तो ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करना और इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले हायर ऑर्बिटल में जंप कर पाना डिफिकल्ट होता है, यानी कि CFEC बैरियर डिफिकल्ट होता है पेयरिंग एनर्जी की अपेक्षा। तो ये पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर ही पेयर हो जाएगा। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप हियर ओनली।
because the CFAC barrier is rather more as compared to the pairing energy barrier. तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही पेयर हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल बचेंगे 2. नाउ टॉकिंग अबाउट द वीक लिगेंड. वीक लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो तीनों ऑर्बिटल में है. अब चौथा ऑर्बिटल ऊपर वाले हायर ऑर्बिटल में जंप कर सकता है क्योंकि CFAC बैरियर बहुत कम है वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, और एनर्जी CFAC एनर्जी बैरियर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली माइग्रेट टू द हायर एनर्जी लेवल, एंड पेयरिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड इज मोर एज कंपेयर टू CFAC एनर्जी बैरियर. तो CFAC एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके फोर्थ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, लेकिन पेयर होने के लिए पेयरिंग एनर्जी इसकी हाई होती है. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट पेयर्ड हियर बट इट विल इंस्टेड मूव टू द हायर ऑर्बिटल. Hence the total number of unpaired electron in case of D4 system will be 1, 1, 1 and 1. Total number of unpaired electron will be 4. Talking about D5 system. D5 system में देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में देखिए 1, 2, 3. फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही पेयर हो जाएगा. क्यों पेयर हो जाएगा? क्योंकि CFAC स्ट्रॉन्गर है पेयरिंग एनर्जी से. CFAC is more as compared to the pairing energy. Hence, the fifth electron will also get paired up here only. तो fifth electron कैसे आएगा? देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. 5 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, बचा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, and this will be only one electron in the presence of stronger ligand. लेकिन अगर लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड में क्या होगा? 1, 2, 3, 4 and 5. क्योंकि वीक लिगेंड में CFAC जो होता है क्रॉस करना इजी होता है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFAC बैरियर बहुत कम होता है, और कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली jump and migrate to the higher energy level, and the electrons would rather pair up little more difficultly. Hence the pairing energy is less as compared to the CFAC energy, and it will lead to the 5 unpaired electron. देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर लिगेंड वीक होगा तो वीक लिगेंड के लिए जो एनर्जी बैरियर है ये कम होता है, इसलिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये हायर ऑर्बिटल की ओर माइग्रेट कर जाएगा. बिकॉज द पेयरिंग एनर्जी इज रादर मोर डिफिकल्ट, द पेयरिंग एनर्जी बैरियर इज मोर डिफिकल्ट टू क्रॉस इन कंपैरिजन टू CFAC बैरियर. तो CFAC बैरियर तो क्रॉस कर जाएगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयरिंग एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो पेयर अप नहीं होगा, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा. जैसे फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया था ऊपर, तो हायर एनर्जी में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 1, 2, 3, 4 and 5. So total number of unpaired electron will be 5. In talking about the D6 system, D6 system में total 6 electrons हैं, stronger ligand है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sixth electron will also get paired up here, and total number of unpaired electron will be 0. If we talk about the D6 system in case of weak ligand, weak ligand के केस में क्या होगा कि CFAC एनर्जी बैरियर तो कम होता है, और एनर्जी बैरियर कम होने की वजह से हमने देखा था कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन यहां पर माइग्रेट कर गया था. देखिए
1 2 3 4 एंड 5। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही पेयर हो जाएगा। वो पेयर अप क्यों हो जाएगा? कारण ये है कि अब 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन के लिए पेयरिंग एनर्जी ही क्रॉस करने का एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के अकोमोडेट करने की CFAC एनर्जी बैरियर भी क्रॉस कर लेगा अगर 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जगह नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में ही, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही पेयर अप हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी इज इजियर टू क्रॉस एज कंपेयर टू द CFAC एनर्जी बैरियर फॉर द 6th इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ D6 सिस्टम। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड द 6th इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड अप हियर ओनली। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 4। D7 सिस्टम 1 2 3 4 5 6। अब 7th इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, तो 7th इलेक्ट्रॉन will migrate to the higher energy, hence the number of unpaired electron will be 1. And what about D7 system under the influence of weaker ligand? जैसे ligand weak होता है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक बचा यहाँ पे और यहाँ 2 बचे थे, 3 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Now if we compare 1 2 3 system and 8 9 and 10 system, D8 सिस्टम में देखिए, D8 सिस्टम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 2। वीक लिगेंड के प्रेजेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर हो गए सारे तीनों, बचे यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 9 D9 सिस्टम में देखिए 1 2 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इन्फ्लुएंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 तीनों पेयर्ड हो गए, 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9। तो यह वाला पेयर्ड अप हो गया, ये तीनों तो पेयर्ड थे, अब ये वाला एक और पेयर्ड हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड D9 सिस्टम। D9 सिस्टम में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? लेट अस फाइंड। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी बैरियर इजी है क्रॉस करना एज कंपेयर टू CFAC एनर्जी बैरियर। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गए, 7 8 और 9th इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, बचा हुआ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस में देखिए वीक लिगेंड के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 6 को 6 पेयर हो गए, 8 9। तो वो वाला पेयर अप हो गया है, दोनों के दोनों यहाँ पेयर हो गए, एक बचा, यहाँ पर भी एक बचा। D10 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे।